हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए तो आज हम लोग सेट 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे होंगे ये झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधि परीक्षा 2021-22, इसका मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होना है, ठीक है, उससे झारखंड बोर्ड की तरफ से 5 सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का मॉडल प्रश्न जो है ये प्रश्न पत्र सेट 2 है। सेट 1 का पहले ही हम लोग वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा। ये क्लास 10 का ये सब्जेक्ट क्या होगा, सामाजिक विज्ञान। समय कितना दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 40 होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, तो आप इसके जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा। देखिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, लुइस 16वां का शासन था। ठीक है, चलिए तो आप टिक लगा लीजिए गो नंबर पर, लुइस 16वां। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। क्या हो जाएगा? ख नंबर, मॉन्टेस्क्यू। ख नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है ना, ये लाइन किसके द्वारा बोला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, मेटरनिक। किसने कहा था ये लाइन? मेटरनिक ने कहा था। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेटरनिक के द्वारा बोला गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो हुआ था 1871 में, यानी गो नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का गो सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फेडरिक सरियू कौन था? ठीक है, तो फेडरिक सरियू जो था वो एक पेंटर था, यानी ये फ्रांसीसी चित्रकार था, यानी क नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर, 1893 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? आपको पर्टिकुलर डेट पूछ लिया है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। क्या हो जाएगा? क नंबर, 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है, ये बहुत फेमस कांड है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, तो आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट जो है वो पारित कब हुआ था। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वंदे मातरम गीत है ना किस पुस्तक से लिया गया? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया? आनंद मठ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, यानी ख नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ना? समाप्यता के आधार पर संसाधन आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? क नंबर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो जहां भी पहाड़ी इलाका है वहां सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी घ नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, पूर्वी तट पे पूछा है, तो पूर्वी तट पे याद रखिएगा हमेशा, यानी आपका जाके ये गंगा के किनारे वाला इलाका का बात हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा पूर्वी तट या गंगा के इलाका वाले भाग में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है किस मृदा को रेगर या स्वच्छ जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है ये हमेशा काली मृदा को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? काली मृदा को। तो 14 का सही आंसर क हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करती है? ठीक है, आपको बताना है सीधी भागीदारी कौन नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में लिखा है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? आपको बताना, प्रतिशत में पूछा है कि कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी 8% पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर को। 17 नंबर में लिखा है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू
किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा है लागू कब किया गया, तो आपको याद रखना ये 1972 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका? 17 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर में लिखा है भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? किसने कहा था इसे आधुनिक भारत का मंदिर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में, है ना, तो क नंबर होगा झारखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो गुजरात राज्य प्रभावित होता है, ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना है ना, तो देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भागा करना पड़ता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा को नंबर। देखिए को नंबर में वही लिखा है, क्या लिखा है? देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? ठीक है, क नंबर में दिया है प्रति व्यक्ति आय, ख नंबर में दिया है मानव विकास सूचकांक, ग में दिया है सकल घरेलू उत्पाद और घ में दिया है जनसंख्या। वो किसका उपयोग करता है? ठीक है, आपको पूछा गया है ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है, यानी क नंबर। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा क नंबर प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण डैश है। नवीकरणीय संसाधन कौन है इसमें से, है ना? नवीकरणीय समझ में आता है ना, जो फिर से आ जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर। ये देखिए नवीकरणीय संसाधन है, ग नंबर, यानी भूमिगत पानी, भूमिगत जल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है लोगों के विकास के लक्ष्य खाली जगह मतलब डैश है ना, होते हैं। तो लोगों के विकास के लक्ष्य क्या एक जैसा होता नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर। भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा? लिखा है रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। ठीक है, मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपया किलोग्राम प्रति की दर से बेचता है। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ता को 80 रुपये यानी 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो जब जीडीपी निकाला जाएगा तो किसका फाइनल मूल्य लिया जाएगा बताइए? स्टार्टिंग में रामू का लिया जाएगा या आटा मिल वाला का लिया जाएगा या किसका लिया जाएगा? ठीक है, तो ये होगा फाइनल लास्ट में जो बिस्कुट कंपनी वाला है, यानी ऑप्शन क्या होगा? घ नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? घ नंबर, ये बिस्कुट। तो अंतिम में जो बिस्कुट फैक्ट्री वाला था इसी का जो कुल खर्च आया या जो बेचा जितना प्राइस में उसी से जीडीपी निकाला जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है विनिर्माण की प्रक्रिया या क्रिया किस क्षेत्र का भाग है ना? विनिर्माण जो होता है वो किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीय या सेवा क्षेत्र, इस तरह का होता है ना, तो आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक यानी द्वितीय यानी ग नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, किसका? 26 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सौतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सौतनिक अवकाश मिलता है। ठीक है, पहले वाले में अनीता काम करती थी, दूसरे वाले में सरकारी वाला में कौन नर्स है? सीता। ठीक है, देखिए इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए अनीता का क्या था? असंगठित, क्योंकि छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है ना, प्राइवेट है। लेकिन सीता कैसी थी? संगठित थी, वो सरकारी थी। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, ये वाला। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को लिखा है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है। क्या होता है उसमें? पहले से ही शामिल होता है या बाद में शामिल किया जाता है या शामिल ही नहीं होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा क नंबर। पहले से ही क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था?
तो ये अस्तित्व में आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो आप टिक लगा लीजिए इसको, 2005, ये क नंबर है ना। 29 का क्या हो जाएगा? क नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है जो भंडारक होता है वो किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, अब 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में लिखा है संघीय शासक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है। आपको बताना कौन सा गलत है। तो ये देखिए, आप जब पढ़िएगा ना तो सारा सही है, खाली लास्ट वाला गलत है, लास्ट वाला ये गलत है, यानी घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। जो बेल्जियम है उसमें फ्रेंच भाषा कितना बोलते हैं, तो बोलते हैं 40%, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 33 में लिखा है श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, श्रीलंका में तमिल को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 1960 में, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 33 तक हो गया, 34 को देखते हैं। 34 नंबर में लिखा है संविधान में कुल कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी 22 भाषाओं को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, संघीय राष्ट्र, राष्ट्रपति, राज्य उपराष्ट्रपति, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच या मुखिया। तो बताइए इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको गलत खोजना है। ठीक है, तो इसका पहला वाला ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये राष्ट्रपति की जगह अगर प्रधानमंत्री होता तो वो सही हो जाता, यानी 35 का जो आंसर होना है वो होना है को नंबर को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है 7 पार्टी अलायंस है ना का गठन किस देश में किया गया था। आपको देश का नाम बताना है कि इसका गठन किस देश में किया गया था, तो इसका हो जाएगा नेपाल, यानी ख नंबर। क्या हो जाएगा? ख नंबर, नेपाल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखते हैं, कुछ 37 को है, 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है। आपको बताना है जो बोलिविया है वो किस महादेश में अवस्थित है ना। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। बोलिविया जो है वो कहाँ है? लातिनी अमेरिका में है ना, लातिनी या लैटिन या कहाँ होगा, ये ख नंबर है, आपको ख नंबर में टिक लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए 38 में लिखा है बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो बोलिविया में कि जल युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, फेडकोर के द्वारा। किसके द्वारा? फेडकोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर तक कंप्लीट है, 39 और 40 दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य चुनना है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए इनमें से आपका जो ग नंबर है ना ये गलत है, ये वाला, क्योंकि दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के नहीं होते, यहाँ लिखा है होते हैं, तो हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है नेपाल में SPA यानी 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, राजा वीरेंद्र को। किसको? राजा वीरेंद्र को। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का सोशल साइंस का पूरा कंप्लीट हो चुका है सेट 2। ठीक है, सेट 1 पहले ही बना चुके थे हम लोग। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।